Hello, welcome, good morning all of you. Let's start our today's new session because our previous session is end. तो शुरू करते हैं आज का हमारा नया लेसन, जो कि पहले वाला हम ख़त्म कर चुके हैं। चैप्टर 5 देखते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किस तरह से करना है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो इन क्लास 11th वी हैव लर्न दैट मैटर अराउंड अस इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड द एलिमेंट कंटेंट्स एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। ये हम क्लास 9th में देख चुके हैं कि एलिमेंट को हम एलिमेंट्स जो मैटर हमारे चारों तरफ होता है उसको हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्लासीफाई कर सकते हैं। और एलिमेंट क्या होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल तरह का एटम प्रेजेंट होता है। डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेथ? क्या आप जानते हैं कि अभी तक कितने एलिमेंट की खोज हो चुकी है? तो एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। 118 एलिमेंट्स के बारे में हम जानकारी रखते हैं। ऑल दिस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, इनकी सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो आउट ऑफ दिस 118, इन 118 एलिमेंट्स में से ओनली 94 आर नेचुरली ऑकरिंग। 118 में से जो 94 है वो नेचुरली हमको मिलते हैं। सो एट डिफरेंट एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट गैदर्ड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट। तो जैसे जैसे एलिमेंट खोजे गए वैसे वैसे उनके बारे में जानकारी आती गई, साइंटिस्ट और उनके बारे में जानकारी लेते गए। तो दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट वाज नोन अबाउट द एलिमेंट। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टी। वो कुछ पैटर्न को खोज रहे थे कि जिससे कुछ एलिमेंट में सिमिलरिटी मिले, ऐसा एक पैटर्न मिल जाए जिससे हम उनको अरेंज कर सकें। ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट विद ईजी, जिससे कि इतने बड़े लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट को आसानी से खोजा जा सके। सो मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चाओस अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने के इससे पहले क्या क्या अटेम्प्ट हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो क्या क्या अटेम्प्ट हुए वो देख लेते हैं ज़रा। तो देखो, वी हैव बीन learning how various things or living being can be classified on the basis of their property। तो हम देख चुके हैं, सीख चुके हैं कि लिविंग बींग्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पर। इवन इन अदर सिचुएशन वी कम अक्रॉस इंस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, इन ए शॉप, शॉप्स आर केप्ट टुगेदर एट वन प्लेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक आप दुकान पे जाते हो तो शॉप्स जो होते हैं वो एक साथ रखे होते हैं एक जगह पर, वाइल बिस्किट आर केप्ट टुगेदर एल्सवेयर। जबकि जो बिस्किट होते हैं वो एक जगह पर रखे होते हैं, सारे बिस्किट एक तरफ और शॉप एक तरफ। इवन अमंग शॉप, अगर हम शॉप की भी बात करें तो बाथिंग शॉप्स आर स्टेक्ड सेपरेटली। नहाने का साबुन अलग रखा रहता है और कपड़े धोने का साबुन अलग रखा रहता है। सिमिलरली साइंटिस्ट मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। साइंटिस्ट ने भी कुछ अटेम्प्ट किए जिससे कि एलिमेंट को क्लासीफाई किया जा सके अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, एंड ऑब्टेन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट आउट ऑफ चाओस। द अर्ली अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट, जो अर्ली जो क्लासिफिकेशन हुआ एलिमेंट का, रिजल्टेड इन ग्रुपिंग द देन नॉन एलिमेंट एज मेटल्स एंड नॉन मेटल। Later further classification were tried out as our knowledge of elements and their properties increase। तो एक फिगर है, देखो इसमें क्या लिखा है। Imagine you and your friends have found piece of an old map to reach a treasures। आप सोचो, आपको और आपके फ्रेंड को एक मैप मिलता है जो कि ट्रेज़र तक पहुंचने का रास्ता है, मतलब खजाने तक पहुंच सकते हैं उस मैप के थ्रू। Would it be easy or chaotic to find the way to the treasure? क्या ये उसको खोजने का सही तरीका? Similar chaos was there in chemistry। ऐसा कैसे हम इसमें केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं। Elements were known but there was no clue as to how to classify and study about them। उनको कैसे क्लासीफाई करें और उनकी स्टडी कैसे करें। तो देखते हैं। The earlier attempt to classify the element resulted in grouping then known element as metals और non metal। पहले एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने का जो तरीका था उसमें एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया था मेटल्स और नॉन मेटल्स में। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वर ट्राइड, उसके बाद और भी क्लासिफिकेशन आए एज आवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स
एंड देयर प्रॉपर्टी इंक्रीज। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट को वो था डोबेराइनर्स का ट्राइड। क्या था डोबेराइनर्स का ट्राइड, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इन द ईयर 1870 जॉन वेल्फगैंग डोबेराइनर एक जर्मन केमिस्ट था, ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू ग्रुप्स। उसने एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश करी थी जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी। उनको अरेंज करने के लिए इसने क्या किया, ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स, उसने कुछ ग्रुप बनाए, पहचान करी जिसमें 3 एलिमेंट्स है, मतलब 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, उनको आइडेंटिफाई किया। सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप ट्राइड। और ये जो ग्रुप थे 3 एलिमेंट्स का जो इसने सिमिलर ग्रुप बनाया, इसको इसने बोला ट्राइड्स। दिस वर्ड ट्राइड्स। डोबेराइनर शोड दैट व्हेन द 3, डोबेराइनर ने बोला कि 3 एलिमेंट वर रिटर्न इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जब हम 3 एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के ऑर्डर में लिखते हैं, है ना, ये जो 3 एलिमेंट हैं इनको जब इनके एटॉमिक मास के ऑर्डर में लिखते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली। तो जो बीच का एलिमेंट होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो 2 एलिमेंट का एवरेज होगा। 2 एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, उन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये आप एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर, ये कुछ ग्रुप्स बने, जैसे ग्रुप ए एलिमेंट का, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक है, इसमें एटॉमिक मास है इंक्रीजिंग नंबर में, जैसे नाइट्रोजन का 14 है, फास्फोरस का 31 है, आर्सेनिक का 74.9। ये ग्रुप बी एलिमेंट है, इसमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम दे रखा है, ये इनका एटॉमिक मास इधर लिखा है। ये तीसरा ग्रुप है एलिमेंट का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें देखो 35, 79.9 एंड 126.9। ये तो इसने क्या बोला था कि जब आप इस ग्रुप में देखोगे तो जैसे नाइट्रोजन, इस तरह से इसने बताया। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, द लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया गया था, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का 6.9 एटॉमिक मास होता है, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट हो गया ये वाला, और ये वाला थर्ड एलिमेंट हो गया। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, 6.9 और 39.0 को दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 वाले मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा, मतलब सोडियम का एटॉमिक मास मिल जाएगा। इस तरह से इसने ग्रुप बनाए थे। तो गिवन बिलो ये कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। यू विल फाइंड दैट ग्रुप बी एंड सी फ्रॉम डोबेराइनर्स, डोबेराइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स। डोबेराइनर्स ने सिर्फ 3 ही ट्राइड्स को वो पहचान पाया था। एट दैट टाइम हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टू ट्राइड्स वॉज नॉट फाउंड टू बी यूज़फुल। तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहा। देखो ये 3 ट्राइड यहाँ पर दे रखे हैं बुक में, ये आपको याद रखने हैं तीनों ट्राइड्स। और ये वाले जो ग्रुप बनाए थे उसने 1, 2, 3 ऐसे इनको भी याद रखना है। ये डोबेराइनर्स के ट्राइड देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 ग्रुप का एक एलिमेंट है। एक ट्राइड ये है, दूसरा ट्राइड ये है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम वाला, और थर्ड ट्राइड है यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाला। ठीक है, ये जॉन वोल्फगैंग डोबेराइनर के बारे में थोड़ी जानकारी लिखी है, आप इसको पढ़ लेना। तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा ये क्लासिफिकेशन। डोबेराइनर के बाद देखते हैं हम सेकंड जो साइंटिस्ट था, सेकंड क्लासिफिकेशन था वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव देखते हैं। द अटेम्प्ट्स ऑफ डोबेराइनर एनकरेज्ड अदर केमिस्ट। तो डोबेराइनर को ने जो ट्राइड बनाया था उसमें दूसरे साइंटिस्ट को भी एनकरेज किया। कैसे? जिससे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मास के ऊपर वो बना सके। तो पहले वाला बेस क्या था? एटॉमिक मास था डोबेराइनर का। दूसरे वाले का भी एटॉमिक मास के बेस पर उसने क्लासीफाई किया था एलिमेंट को। इन 1866 जॉन न्यूलैंड एन इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज देन नॉन एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर इन एलिमेंट को जमाया। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास। उसने सबसे कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन है उसको लिया, एंड एंडेड एट थोरियम, और उसके सबसे एंड में लिया उसने थोरियम को जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है, विच वाज द 56th एलिमेंट, तो जो कि 56वां एलिमेंट था। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। इसने देखा कि पहला एलिमेंट और जो 8वां एलिमेंट है, मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे
उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में जब उनको जमाया जाएगा तो जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव फाउंड इन द म्यूज़िक। जैसे जो म्यूज़िक्स होता है, सारे गामा के जो नोट्स होते हैं, उस तरह से लॉ ऑफ ऑक्टेव इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी द सेम। तो देखते हैं, इसको टेबल से समझने की कोशिश करते हैं, इसमें अच्छे समझ में आएगा। ये है उसका न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो ये म्यूज़िकल नोट्स लिखे हैं ऊपर, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब 8 का ग्रुप। देखो ये सा लिखा है ऊपर, फिर रे, फिर मी यानी कि गा, मा, फिर पा, धा, नी। ये ऊपर वाले हिंदी के नोट्स से, हिंदी के म्यूज़िकल नोट्स से, नीचे वाले ये इंग्लिश के दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो स के बाद वापस से ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये 8वां एलिमेंट है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट और 8th नंबर का जो भी एलिमेंट है, उन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सिमिलर है। फिर यहाँ से गिनेंगे तो फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी सिमिलर आएगी, क्लोरीन और कोबाल्ट की प्रॉपर्टी और निकल की प्रॉपर्टी सिमिलर आएगी। उसी तरीके से कोबाल्ट और निकल और ब्रोमीन की प्रॉपर्टी सिमिलर आएगी। तो यहाँ से गिनेंगे तो ये 8वां एलिमेंट आएगा, यहाँ से गिनेंगे तो ये 8वां एलिमेंट आएगा। इधर से यहाँ से गिनोगे, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा, ये 8th वाला एलिमेंट होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये ग्रुप इस तरह से बना हुआ, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये 8th है। तो ये पूरा ग्रुप एक एलिमेंट्स का, सिमिलर एलिमेंट्स का है, ठीक है। तो इस तरह से ये बनाया था कि फर्स्ट एलिमेंट और जो 8th वाला एलिमेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर दे रखा, इन द इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूज़िक देयर आर 7 म्यूज़िकल नोट्स। जो पुराना भारतीय इंडियन म्यूज़िक सिस्टम था, इसमें 7 म्यूज़िकल नोट्स होते हैं इन स्केल में, सा रे गा मा पा धा नी, इस तरह से। इन द वेस्ट दे यूज़ द नोटेशन, जबकि पश्चिम में इसको डू रे मी फा सा ला टी इस तरह से बोला जाता था सारे गामा को। द नोट्स इन ए स्केल आर सेपरेटेड बाय होल एंड हाफ स्टेप फ्रीक्वेंसी इंटरवल ऑफ टोन एंड सेमीटोन, है ना। ए म्यूजिशियन यूजेज दिस नोट्स फॉर कंपोजिंग द म्यूजिक्स ऑफ सॉन्ग, ठीक है। तो ये देख लेना आप और इसके बारे में। तो ये है न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। तो आप देखोगे इसमें कैल्शियम कहाँ पर है, ये रहा कैल्शियम, ये यहाँ पर, दिस इज कैल्शियम। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर ये इधर से जाएंगे, फिर फ्लोरीन, फिर इधर आएंगे, फिर यहाँ तक। ये जो कैल्शियम तक तो ये सब कुछ सही है, मतलब कैल्शियम तक ये लॉ जो ऑक्टेव है ये पूरा सही है। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक के एलिमेंट एक दूसरे से सिमिलर है। मतलब हाइड्रोजन फ्लोरीन से, फ्लोरीन क्लोरीन से, ऐसा लिथियम सोडियम से, सोडियम पोटेशियम से, बेरिलियम मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम कैल्शियम से, ये तीनों एक दूसरे से सिमिलर है। ऊपर से नीचे की तरफ सिमिलरिटी आपको देखना है, मतलब ये वाली सिमिलरिटी ग्रुप वाली, ठीक है। तो इट वाज अज्यूम बाय न्यूलैंड दैट, न्यूलैंड ने अज्यूम किया था कि ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन द नेचर, मतलब एलिमेंट में सिर्फ 56 एलिमेंट ही प्रेजेंट होते हैं। एंड नो एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में कोई एलिमेंट नहीं खोजा जा सकता, ऐसा इसने सोच के चला था। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर, उसके बाद और भी एलिमेंट खोजे गए हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसकी प्रॉपर्टी लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट नहीं हो रही थी। इसके बाद आप देखोगे, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल, एलिमेंट को उस टेबल में फिट करने के लिए न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। न्यूलैंड ने 2 एलिमेंट को एक ही स्लॉट में एडजस्ट कर दिया था। आप ये देखो यहाँ पर कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में रखा गया है, उसी तरीके से सीरियम और लेंथेनम को एक ही स्लॉट में उसने रख दिया था। तो यहाँ पर ये एक इसका ड्रॉबैक है। इसके अलावा बट सम अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम नोट, जो मिलते जो जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है, अनलाइक है, उनको भी एक साथ रख दिया। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ दिस टेबल 5.3, नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल मैंने बताई है आपको, सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। देखो इनको एक ही स्लॉट में रखा गया है, कोबाल्ट और निकल को, और इनको एक ग्रुप में रख दिया फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में। तो यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहा है इनके साथ, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है इन दोनों से, कोबाल्ट और निकल से। आयरन विच रिसेंबल कोबाल्ट, आयरन जो कि कोबाल्ट से रिसेंबल करता है उसके सिमिलर है। एंड निकल
हैव बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट, इसको आयरन के साथ रखा जाना चाहिए था, निकल और कोबाल्ट और निकल को, लेकिन इनको अलग रख दिया। विद द डिस्कवरी ऑफ द नोबल गैसेस, तो जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, तो इनकी नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद ये जो द लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो इरिलेवेंट हो गया, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था, वर्कड वेल विद द लाइटर एलिमेंट्स ओनली, ये सिर्फ हल्के एलिमेंट के साथ में ही काम करता है। तो एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है कि न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव कहाँ तक अप्लीकेबल है, ये कैल्शियम तक अप्लीकेबल है। उसके बाद उस टाइम कितने एलिमेंट थे, 56 एलिमेंट थे, और फ्यूचर में एलिमेंट नहीं होंगे, ऐसा इसने बोला था। इसके बाद इन दोनों को, दो एलिमेंट को एक ही स्लॉट में रख दिया। ये तीनों पॉइंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको आपको याद करना है। तो आज के लिए इतना ही। हमने न्यूलैंड्स को देखा और डोबेराइनर्स को देखा। नेक्स्ट सेशन में हम मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के बारे में देखेंगे और उसके बाद में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब वीडियो को देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ, शुक्रिया बोलता हूँ। ओके, थैंक यू।